हाँ, तो हम सीख रहे थे इस पाठ के माध्यम से कि पाठ 12 मरकर भी जो अमर है, यानी जो व्यक्ति अपने कर्म अच्छे करता है उनके कर्मों को याद किया जाता है और उन कर्मों के करने वाले को भी याद किया जाता है। इससे मरने के बाद भी हर व्यक्ति अमर हो सकता है अगर वह मेहनत परिश्रम करता है और हम लोगों को राह या शिक्षा दिखा जाता है। जैसे जितने भी वीर हुए, बहादुर हुए, साहसी हुए, ज्ञानी हुए, देश को आजाद करने वाले हुए, गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले हुए, सबको शिक्षा देने वाले हुए, वे मर जाने के बाद भी उन्हें याद किया जाता है। तो उन्हीं में से कुछ इस पाठ में आपको बताया जा रहा है कि इनमें से जो मरकर भी आज अमर हैं वो चंद्रशेखर आजाद, उनकी गाथा यहाँ बताई जा रही है। राजा भाऊ महाकाल, इनकी गाथा बताई जा रही है। और किसके बारे में दी जा रही है? बस दोनों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि ये कैसे मरे हैं, कैसे शहीद हुए हैं, कैसे बलिदान दिया है और कैसे ये अमर हो गए हैं। समझ में आया? तो सुने, इस पाठ के अंदर आपको देश प्रेम की भावना, जितने भी आपको हिंदी में या पर्यावरण में सबसे ज्यादा आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है, तो आपके विचारों को, भावनाओं को, गुणों को सुधारा जा रहा है। पाठ पढ़ाने का माध्यम क्या होता है कि आप लोगों के भाव विचार सुधर जाएं। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला भाव क्या है? देश प्रेम। कौन सा प्रेम? देश प्रेम। तो देश प्रेम की भावना इस पाठ में आपको सीखने के लिए मिलेगी। त्याग, अपने शरीर का त्याग करना, वस्तुओं का त्याग करना। ठीक है, खुशी खुशी किसी को दान देना ही त्याग कहलाता है। तो इस पाठ के माध्यम से त्याग की भावना और बलिदान की भावना। बलि माने होता है, बलि माने क्या होता है पता है? प्राण। और दान माने देना, प्राण देना, बलिदान देना, प्राण न्यौछावर करना। ठीक। और साहस, जब तक आपके अंदर साहस के गुण नहीं आएंगे, साहस के गुण नहीं आएंगे, साहसी आप नहीं रहेंगे, तब तक आप महान कार्य कर ही नहीं सकते। इसलिए हमेशा साहसी बनो, किसी से डरो नहीं। ठीक है, अपनी बात सबके सामने रखना सीखो, घबराओ नहीं। ठीक है, जो विपत्ति में भी साहस बांधे रहता है वह महान पुरुष बन जाता है। पाठ के अंत में आपको मुहावरों का प्रयोग सिखाया जाएगा। तो मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं जो दूसरे वाक्य में प्रयोग करने पर उसका अर्थ रुचि पूर्वक हो जाता है। ठीक है, अपूर्व अनोखा हो जाता है और हमें पढ़ने में वह बहुत ही आनंदनीय लगता है। ठीक है, उसके बाद मुहावरों का प्रयोग के बाद शब्दों का शुद्ध उच्चारण। उच्चारण माने आप जानते हैं, मुंह से बोलना, शब्दों को पढ़कर मुंह से बोलना। तो शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। आप शुद्ध को बुद्ध बोले या उच्चारण को उच्चारण बोले तो आपका अशुद्ध उच्चारण हो रहा ना, यानी जो लिखा है वही बोलना सीखना है। ठीक, उसको बोलते हैं शुद्ध उच्चारण। और अनुस्वार, अनुस्वार यानी अंग की मात्रा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अनुनासिक यानी चांद बिंदु। ठीक है, और विसर्ग माने क्या होता है? आहा की मात्रा। विसर्ग माने आहा की मात्रा। पदेन कौन कौन होते हैं? देखो, जे वाला पदेन है और जे वाला, ये ली की मात्रा जो होती है ये पदेन कहलाती है। ठीक, जे जो ऊपर लगाया जाता है ये लेट है। क्या है? लेट। और जो नीचे लगाया जाता है ये रकार है। ठीक है, इनके सभी के नाम आपको आना चाहिए। जे आपका अनुस्वार है, ये अनुनासिकता है, और जे विसर्ग की मात्रा है, ये दोनों पदेन है, ये रकार है, ये लेट है। ठीक, और उसके बाद में आप पढ़ेंगे उपसर्ग का प्रयोग। उपसर्ग माने बेशब्दांश, शब्दांश माने शब्द का टुकड़ा। बेशब्दांश जो मूल शब्द में आगे जोड़े जाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और शब्द में जुड़ जाने के बाद या तो मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है या उसमें कुछ विशेषता प्रकट हो जाती है। उस शब्द में क्या परिवर्तन हो जाता है? या तो उसका अर्थ बदल जाता है, जिसमें प्रत्यय का उपसर्ग का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ बदल जाता है, या विशेषता प्रकट हो जाती है। और दूसरा है आपका प्रत्यय। प्रत्यय बेशब्दांश कहलाते हैं जो मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं।
पीछे जोड़ने पर या तो शब्द का अर्थ बदल जाता है या उसमें कुछ विशेषता प्रकट होने लगती है। समझ में आया? उसके बाद आप थोड़े अंत में संधि पढ़ेंगे। तो नवोदय की जब गाइड अपन पढ़ेंगे वहां पर संधि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले संधि किसे कहते हैं पहले यही बता देता हूं मैं आपको, पहली बार आप सुन रहे हैं संधि शब्द तो सुने। संधि माने क्या होता है? संधि माने क्या होता है? मिलना, जुड़ना, दोस्ती करना। आई बात समझ में? अफजल खान ने संधि का प्रस्ताव किसके सामने पेश किया? शिवाजी के सामने। तो संधि माने मिलना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे, तो वो क्या कहलाती है? संधि। संधि माने मिलना, जोड़ना। लेकिन संधि हिंदी के शब्दों में, हिंदी के अक्षरों में भी संधि होती है, जुड़ते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि छोटा आ और छोटा आ जब जुड़ जाता है तो दो छोटे छोटी चीजें जुड़ करके एक बड़ी चीज बन जाती है, वो हो जाता है बड़ा आ। नहीं आई बात समझ? छोटा आ और छोटा आ, छोटी छोटी दो चीजें मिला करके एक बड़ी चीज बन जाती है, तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ। देर तक तभी तो बोलते हैं क्योंकि इसमें दो आ लिखे हैं। एक आ को तो जल्दी बोल देते, इस आ को जल्दी बोल देते, लेकिन दोनों आ को जब बोलेंगे तो हमारा हो जाएगा बड़ा आ। समझ में आएगा? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्मॉल एक एक ए से जेवन है, क्यों बात कर रही हो, और यहाँ पर एक जे ए है, दोनों को मिलाते हैं तो बड़ा आ हमारा डबल ए से बनता है। पक्का? इसी प्रकार से और भी देखो, अगर हम छोटे आ को बड़े आ से भी मिला दें तो भी हमारा बड़ा आ ही बनेगा। नहीं है बात समझ? नहीं है आपको? अगर एक रकार है, ये छोटी है, इसको हमने जोड़ दिया इतने से तो क्या हो गया? बड़ी बन गई। पक्का? अगर हम एक रकार है, इसको दोनों को जोड़ते बड़ी से तो भी क्या बन जाएगी? बड़ी ही बनेगी। नहीं बनेगी बड़ी? अरे छोटी बड़ी जोड़ो तो बड़ी, और बड़ी बड़ी जोड़ो तो बड़ी, और छोटी छोटी जोड़ो तो बड़ी। पक्का है? समझ में आ रहा? तो ये है आपके छोटे बड़े जोड़ देने से ही बड़ा आ बनता। छोटी ई और बड़ी ई जोड़ेंगे, छोटी छोटी तो भी बड़ी ई, और छोटी बड़ी जोड़ेंगे तो भी बड़ी। समझ में आया? और छोटी ऊ और छोटी ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ी ऊ, और छोटी बड़ी ऊ को भी जोड़ेंगे तो भी बड़ी ऊ। पक्का? तो ये क्या है? यहाँ पर अक्षरों का जोड़ हो रहा है, संधि हो रही है, मिलना हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम संधि। तो संधि की परिभाषा सुनिए। जब दो अक्षरों या दो वर्णों, दो अक्षरों या दो वर्णों या दो स्वरों में मेल होता है और उसमें कुछ विकार आ जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। विकार माने त्रुटि, थोड़ी खराबी आ जाती है संधि करने से। जैसे आप दो धागा को जोड़ते हैं तो वहां पर गांठ नहीं आ जाती, आ जाती है। जहां पर आप एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी जोड़ोगे तो यहाँ पर गांठ नहीं आ जाएगी, तो इसमें विकार आ जाएगा कुछ ना कुछ। इसी प्रकार से कुछ अगर हम एक आ को और दूसरे आ को जोड़ रहे हैं तो देखो यहाँ पर जोड़ने के बाद वैसे आ और आ ऐसा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। नहीं आ रहा आपको समझ? एक आ और एक आ दोनों को जोड़ेंगे तो जैसा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा ना बन के ऐसा बनता है, तो इसको कहते हैं विकार हो गया, परिवर्तन हो गया, बदलाव आ गया, चेंज आ गया। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और उसमें कुछ विकार आता है, उसे हम संधि कहते हैं। समझ में आया? जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, उसमें कुछ परिवर्तन या विकार होता है, तो हम उसे संधि कहते हैं। समझ में आया? इतनी परिभाषा सीखिए, फिर मैं आपको पूरी संधियां कम से कम 1 घंटा या 1 दिन लगेगा पूरी बताने में। फिर आपको जिंदगी में कभी संधि नहीं पढ़नी पड़ेगी। यूपीएससी पीएससी के भी पेपर फाइट कर सकते हैं, पूरी गाइड में पढ़ाया जाएगा। ठीक? गाइड में आएंगे तो सुने। तो मरकर भी जो अमर है, अब इसके बारे में अपने दिमाग को इकट्ठा कीजिए, एकत्रित कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, एकाग्र कीजिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मरकर भी जो अमर है। तो एक इसके 2 भाग दिए हैं। एक का भाग में दिए हैं चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर। अब बताओ आप लोग, आजाद तो इनके नाम के पीछे जोड़ा गया है, लेकिन इनके नाम से आपको कुछ पता चल रहा है?
चंद्र माने चांदमा और शेखर माने सिर पर। जिनके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। तो चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची बताओ? शंकर जी का, शिव जी का। शशि भूषण भी कह सकते हैं उनसे, चंद्रशेखर भी कह सकते हैं, चंद्रमौली भी कह सकते हैं। मौली माने होता है चंद्र के मालिक, चंद्र चांदमा के मालिक, क्योंकि सिर पे सजाई हुई। ठीक है, तो चंद्रशेखर शिव जी का पर्यायवाची है और वैसे ही उनमें गुण है। चंद्रशेखर नाम से अच्छा नाम है और अच्छे उनके अंदर गुण है। तो पढ़ते हैं, सुने। सन 1921 कब की बात है? 1921, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, तो सन 1921 असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था। चरम सीमा माने बहुत आगे बढ़ चुका था, बहुत अच्छे मतलब आंदोलन चल रहा था। काशी बनारस की सड़क पर, काशी यानी बनारस, बनारस की सड़क पर एक जन समूह चला जा रहा था। जन माने लोगों का समूह चला जा रहा था और महात्मा गांधी की, भारत माता की, वंदे मातरम की जय घोष हो रही थी। जय घोष माने जय की आवाज निकल रही थी। ठीक है, समूह में एक 15 वर्षीय एक निर्भीक बालक बड़े उत्साह से, 15 वर्ष का एक बालक बड़े उत्साह के साथ, बड़ी खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ, निर्भीक माने निडर होकर वह बालक उत्साह के साथ भारत माता की जय इस प्रकार से बोल रहा था, भारत माता की। तो बड़े उत्साह के साथ जय बोल रहा था। महात्मा गांधी और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा था। महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस प्रकार की आवाज में निकालता जा रहा, नारे लगाता जा रहा। 15 वर्ष में आप लोग तो पुलिस को देख के डर जाते हैं, लेकिन वो पुलिस को देख के नहीं डर रहा था, उत्साह के साथ भाषण वो दे रहा था, नारे लगा रहा था। सुने, अचानक घुड़सवार पुलिस उस पर डंडे बरसाने लगी। घुड़सवार पुलिस किनकी थी? तो घोड़े पर सवार जो पुलिस थी वो अचानक आकर के उन पर डंडे बरसाने लगी। बहुत से लोग बंदी बना लिए गए। बंदी माने पकड़ लिए गए, अरेस्ट कर लिए गए। और बंदी बनाए गए व्यक्तियों में वह निर्भीक बालक भी था। बंदे बनाए गए व्यक्तियों में वह निर्भीक, निडर, साहसी बालक भी था। उसे न्यायालय में उपस्थित किया गया। न्यायालय माने जज के सामने, न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया गया, हाजिर किया गया। न्यायाधीश यानी मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? बालक ने सीना फुलाकर उत्तर दिया, आजाद। बालक ने सीना फुलाकर उत्तर दिया, आजाद। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया, पिता का नाम? उत्तर मिला, स्वाधीन। आजाद और स्वाधीन। स्वाधीन माने स्वयं के अधीन, किसी के गुलाम नहीं, किसी के गुलाम नहीं, यानी स्वाधीन। न्यायाधीश कुछ चौंक गए, फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसी बालक ने स्वर में कहा, जेल खाना। ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। न्यायाधीश ने उसे 15 बेत मारने का दंड दिया। न्यायाधीश ने कहा, इसमें इसी खड़े खड़े इसको 15 बेट मारे जाएं। कितने बेट मारे जाएं? 15 बेट मारे जाएं। और प्रत्येक बेट की मार से के साथ पीठ की चमड़ी उधड़ने लगी। पुलिस वालों ने 15 बेट मारे और हर बेट में पीठ की चमड़ी उधड़ने लगी। बेट पड़ते ही बालक भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलता रहा। आप लोग तो रोने लगे। यही साहस कहलाता है, यही वीरता कहलाती है, यही त्याग कहलाता है, यही निर्भीकता कहलाती है। जो चंद्रशेखर में थी वो कहलाता है निर्भीकता, साहस, निडर, त्याग, देश प्रेम। आप लोग देश प्रेम की बातें करते करते अगर कोई गुंडा आ जाएगा, अरे भैया यार भाग लो यार, इसे काल है ना, तो ये देश प्रेम नहीं है। सुने तो क्या है, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलता रहा। बालक का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। क्या नाम था? चंद्रशेखर तिवारी। इस घटना के बाद लोग उसे चंद्रशेखर आजाद पुकारने लगे, क्योंकि उसे अपना नाम उसने बताया ना न्यायाधीश को कि नाम क्या है? आजाद। तो जो तुम्हें पसंद होगा वही तो आपके साथ
अगर अच्छा काम है और जो तुम्हें पसंद है तो हर आदमी उसी नाम से आपको बुलाने लगते हैं, है ना। अगर आप लोग गणित में अच्छे हो जाएंगे तो कई लोग कहने लगते हैं वो तो कंप्यूटर से भी तेज जोड़ देता है, तो उसका नाम का कंप्यूटर रख देंगे। कोई अच्छे गणित कर लेता है और कैलकुलेटर तेज जोड़ देता है तो कहते हैं अरे ये तो कैलकुलेटर आ गया सर, कैलकुलेटर आ गया, यानी नाम निकाल देते हैं उसका। अच्छे नाम तुरंत रखे जाते हैं, अच्छे नाम अच्छे काम के साथ तुरंत रखे जाते। चंद्रशेखर आजाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। कैसे क्रांतिकारी बने? महान। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 कब हुआ? 23 जुलाई 1906 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग बनाया था। है यार, मुझे याद है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1906 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश में एक जिला है, पहले था झाबुआ, ठीक है, तत्कालीन जिला यानी किसी समय का जिला झाबुआ। तो झाबुआ में एक गांव का नाम है भावरा, ठीक है। लेकिन सुने, अब जो झाबुआ जो भावरा गांव पड़ता है वो अलीराजपुर जिला में आ गया है। कहां पे आ गया है? अलीराजपुर। क्यों? झाबुआ का विभाजन हो गया और झाबुआ के विभाजन के बाद उससे दो जिले बने, एक झाबुआ बना और एक अलीराजपुर बना। और अलीराजपुर में ही अब वह गांव चला गया है भावरा। समझ में आ गई बात? नहीं तो आप लोग क्या लिखोगे कि झाबुआ के भावरा गांव में, गलत कर दूंगा उत्तर में। आपको पीएससी में पढ़ के आया इंदौर में, वहां पे बताया हमने कि अलीराजपुर एक जिला बन गया, उसमें भावरा गांव पड़ता है, वहीं पे चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। लेकिन किताबों में तो पुराना सिस्टम है ना, अब हम तो नए के हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन जिले के भावरा गांव में, झाबुआ नहीं, अलीराजपुर के भावरा गांव, ऐसा लगना, अलीराजपुर के जिले के भावरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम। पिता कौन थे? पंडित सीताराम। आप लोग जानते हैं तिवारी जी हैं तो उनके नाम ऐसे ही होते हैं। और माता का नाम जगरानी देवी। मां का नाम क्या था? जगरानी देवी। समझ में आया? जगरानी देवी था। चंद्रशेखर बचपन से ही साहसी थे, पता 15 साल की उम्र में, तो आप समझ सकते हैं कि बचपन से ही साहसी होंगे, अच्छे गुण होंगे, तभी तो उन्हें पुलिस का डर नहीं लगा। परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, यानी रुपया पैसे की कमजोरी थी, गरीब थे परिवार। आई बात समझ? वे पढ़ने के लिए काशी बनारस आ गए। कहाँ आ गए? काशी बनारस। उत्तर प्रदेश में पड़ता है काशी बनारस। और थे झाबुआ मध्य प्रदेश की, अलीराजपुर मध्य प्रदेश आ गए और संस्कृत विद्यालय में विद्या अध्ययन करने लगे। कौन से विद्यालय? काशी में संस्कृत पंडितों की पढ़ाई होती है, वहां पर पंडिताई पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, मंत्र वेदों का जानकारी दी जाती है। तो उसी विद्यालय में यानी संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करने लगे। समझ में आया? नहीं आया? उसके बाद अन्याय को देखकर आजाद का खून खौल उठता था। देखो, जो आदमी साहसी होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, त्यागी होते हैं, बलिदान देने वाले होते हैं, तो वे कभी भी किसी का अन्याय अत्याचार सहन नहीं कर सकते। पक्का अन्याय अत्याचार को देख के उनका खून खौलने लगता था। तो खून खोलना एक मुहावरा है। खून खोलना माने बहुत क्रोधित होना। समझ में आएगा? तो मुहावरा प्रयोग किया गया है। तो अन्याय को देखकर आजाद का खून खौलने लगता था, अतः यह स्वाभाविक ही था। वे सारे देश में हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार को कैसे सहन करते, क्योंकि अत्याचार और अन्याय को देखकर उनका खून खौलता था। तो वे सारे देश में अंग्रेज जो अन्याय अत्याचार फैला रहे थे उसको सहन नहीं कर सकते थे।
उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारियों का संगठन बनाया। किसके साथ मिल गए? भगत सिंह। तो यानी गरम दल की नेता बने जे, तो समझ लो, है ना। इनने कहां पसंद कर लिया? गरम दल की नेता। तो सुने, इनने किसके साथ मिलकर के संगठन बनाया? भगत सिंह। भगत सिंह आजाद। भगत सिंह आजाद नहीं थे? भगत सिंह आजाद जिन्हें फांसी पे लटका दिया था पंजाब के। हाँ, तो भगत सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारियों का संगठन बनाया। संगठन माने झुंड, समूह। और क्रांतिकारी माने जो देश के लिए, देश के हित में लड़ना चाहता हो। आए बात समझ? देश के हित के लिए लड़ना चाहता हो उसे हम क्रांतिकारी कहते हैं। तो क्रांतिकारियों का संगठन बनाया। आजाद शारीरिक बल और सूझबूझ के धनी थे, यानी आजाद छोटे से शरीर से बहुत मजबूत थे और सूझबूझ यानी सोच समझ के बहुत धनी थे, यानी उनके पास सोचने समझने की अच्छी शक्ति थी। बहुत फुर्तीले थे, फुर्तीले। वो आता था ना कोई, उसकी तरह खुद्दे नहीं थे, बहुत फुर्तीले थे। आई बात समझ में? पुलिस ने उन्हें कभी नहीं पकड़ पाया। फुर्तीले थे। क्रांतिकारी के दल में उनका गुप्त नाम क्विक सिल्वर रखा गया। उनका गुप्त नाम क्या रखा गया था? क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर होता है AgNO3। आपको मैं बता दूंगा, AgNO3 जे आपका जो फोटो खींचने वाली रील होती है उस पर लेप लगाया जाता है। और अगर 1 सेकंड के 10वें हिस्सा के लिए, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा कितना छोटा होता है, 1 सेकंड का 14वें हिस्सा के लिए अगर उस क्विक सिल्वर के सामने कोई दृश्य आ जाता है तो उसकी फोटो खींच लेता है। आएगा समझ? उसकी फोटो खींच ले जाए। तो यानी कितना तेज है ये क्विक सिल्वर। उतने ही क्विक सिल्वर के नाम से उतने ही तेज थे, उतने ही फुर्तीले थे चंद्रशेखर आजाद। दिनेश को नहीं आ रहा? हाँ तुझे आ रहा, तू आ रहा, तुझे नहीं आ रहा क्योंकि तू दिमाग ही नहीं कलेक्ट करके रखता है। क्विक सिल्वर अर्थात पारा। पारा बहुत फुर्तीला होता है, मतलब फुर्ती। इन्हीं गुणों के कारण वे कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। वे बहुत फुर्तीले थे, इसलिए इनका नाम क्विक सिल्वर रखा गया था। क्विक सिल्वर का अर्थात उसमें पारा बता रहा है, लेकिन पारा नहीं है। उसका सही अर्थ है जो फिल्म पर यानी रील पर, फोटो खींचने वाले रील पर लगाया जाने वाला लेप है, जो 1 सेकंड के 14वें हिस्से में फोटो खींच लेता है, इतनी तेजी से किसी चीज को पकड़ता है। इसी प्रकार से जितने फुर्तीले थे, इन्हीं गुणों के कारण अंग्रेजों ने पकड़ नहीं पाए। अब काकोरी कांड के बाद कई क्रांतिकारी पकड़े गए। काकोरी कांड जानते हो? काकोरी कांड, इन लोगों ने काकोरी जगह पर रेल को लूटा था और रेल में रखे हुए हथियार और धन को लूटा था क्रांतिकारी ने। हाँ सभी लोग, ठीक है, क्रांतिकारी। तो काकोरी कांड के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल आगे आया, दशहरा वाले राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख नेता थे और इन सबको फांसी दे दी गई। इन सभी को फांसी दे दी गई, पर चंद्रशेखर आजाद को पुलिस छू भी नहीं सकी। काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं पाई। वे झांसी में वेश बदल कर रहने लगे। झांसी अपने यहीं पे बलुआ सागर, चंद्रशेखर पार्क बताया था ना मैंने, आजाद पार्क नाम रखा है वहां पे, वहीं पे रहे। तो वे झांसी में वेश बदल कर रहने लगे। उन्होंने अपना नाम हरिशंकर ब्रह्मचारी रख लिया। उन्होंने वेश बदल का क्या नाम रखा था? हरिशंकर ब्रह्मचारी। इस समय उनके प्रमुख साथी मास्टर रुद्र नारायण कौन थे? मास्टर रुद्र नारायण, भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुर, सदाशिवराव मलकापुर और विश्वनाथ वैशंपायन। ठीक है, विश्वनाथ वैशंपायन जे इनके प्रमुख साथी थे। ये अकेले नहीं रहते थे, इन साथियों के साथ। जब झांसी में गुप्तचरों को आजाद की भनक मिली, मतलब पुलिस ने गुप्तचर छोड़ दिए कि जहां कहीं भी चंद्रशेखर आजाद हो उसको ढूंढो, तो
तो गुप्तचरों को भनक मिल गई, यानी थोड़ी खबर मिल गई कि शायद भेष बदलकर चंद्रशेखर आजाद यहाँ रहने लगा। आजाद मिली तो वे ओरछा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पास, ओरछा जिला अब आ गए ओरछा, पहले झांसी में रहे लेकिन भनक मिलने के बाद वे ओरछा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पास सतारा नदी के तट पर, पता वो नदी कौन सी है? सतारा। जैसे पहले बेतवा निकलती, बेतवा से आगे जाते हैं सतारा, वहीं पे लिखा है आजाद पार्क, उनकी मूर्ति बनी हुई है। आप लोग अभी जब हाँ नीचे उतरते तो हाँ, तो सतारा नदी के पास तट पर एक मंदिर में रहने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने फिर से अपना संगठन खड़ा किया, फिर से क्रांतिकारियों को जोड़ना, संगठन करना, समूह बनाना, झुंड बनाना शुरू किया। झांसी में बिताए अज्ञातवास की अवधि में आजाद को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। झांसी में अज्ञातवास यानी छुप करके रह रहे थे। अज्ञातवास माने जिसको किसी को पता ही ना हो कि आजाद रह रहे हैं। तो अज्ञातवास के समय जब झांसी में वह रह रहे थे तब उन्हें रुपए पैसे की आर्थिक कमजोरी को, आर्थिक परेशानी काफी सता रही थी। समझ में आई बात? आर्थिक परेशानी, वैसे घर से वो कमजोर थे, उनके पास इतना पैसा रुपया नहीं था कि वे वहां रह करके खूब खाना पीना खा सकें। तो सुने रेल से धन लूटा था तो पकड़े तो गए, तो फिर कहां से? वो तो पुलिस वाले सब छीन ले रहे। झांसी में बिताए अज्ञातवास की अवधि में आजाद को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर इससे उनके मस्त स्वभाव और जीवटता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो उनका स्वभाव था, जीवटता था, जीने का तरीका था, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना ही उन्होंने अपनी ईमानदारी पर आंच आने दी। ऐसा ही एक प्रसंग है, ऐसी एक कहानी है, प्रसंग है, बात कही घटना है जो आपको बताई जा रही है कि उन्होंने अपनी ईमानदारी पे आंच नहीं आने दी। देखते हैं कैसे। चंद्रशेखर आजाद झांसी में एक छोटे से खोखे में रहते थे। कहाँ रहते थे? खोखे में। खोखा मतलब जानते हो? जहां पर एक छोटा सा झोपड़ी उपड़ी हो, वहां पर खाने का कोई ठिकाना नहीं। कई दिन केवल एक बार चना चमोना खाकर रहना पड़ता। एक बार उनके पास केवल एक आना था। कितना था? एक आना था। वे एक आने के भुने चने ले आए और खाने लगे। खाते खाते आखिरी मुट्ठी भरी तो उन्हें एक गोल गोल चपटा सा दिखाई दिया। आखिरी मुट्ठी में गोल गोल चपटा सा लगा। मुट्ठी खोली तो देखा चने में एक इकन्नी थी। चने में क्या थी? इकन्नी थी। पहले तो सोचा कि चलो कल के खाने की व्यवस्था हुई, फिर उनका मन अपने इस विचार पर गिलानी से भर उठा। उनका मन अंदर ही अंदर गिलानी भरने लगा। पता है उसकी मेहनत की कमाई, तो कल मैं फ्री में खाऊंगा। तो मन में गिलानी उत्पन्न हुई और गिलानी उत्पन्न होने के कारण फिर उन्होंने देखो इकन्नी को लौटाने गए। यह तो फिर से सुनने, पहले तो उन्होंने सोचा कि चलो कल के खाने की व्यवस्था हुई, फिर उनका मन अपने इस विचार पर गिलानी से भर उठा। अरे यह तो उस चने वाली की मेहनत की कमाई है, इस पर मेरा क्या अधिकार है। चने खाकर उन्होंने पानी पिया और चने वालों को उसकी इकन्नी लौटा आए। आगे बात समझ। ईमानदारी। देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात है। काकोरी कांड में देश के हित के लिए अंग्रेजों का खजाना लूटना अलग बात है, लेकिन देश के ही व्यक्ति की मेहनत की कमाई फ्री में खाना गलत बात है। आई बात समझ में? तो उन्होंने क्या कहा कि देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात थी, पर स्वयं के लिए एक इकन्नी रखना आजाद को स्वीकार ना था, भले ही भूखा रहना पड़े। स्वयं के लिए, देश के लिए तो अंग्रेजों का खजाना लूट रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए और इकन्नी, वो भी मेहनत की कमाई किसी की, और वो भी देशवासी की, वो गलत है। तो इसलिए भी भूखे रहे, लेकिन उसकी इकन्नी। आजाद के पास एक माउजर पिस्तौल थी। जब भी आप देखते हैं चंद्रशेखर आजाद को, तो एक मूंछ पे हाथ रहता है और एक पर पिस्तौल पे हाथ रहता है, ठीक है, और जनेऊ भी डाले रहते हैं और कमर के चारों ओर
पट्टा यानी किसका पट्टा? कारतूसों का पट्टा लपटा हुआ रहता